बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है, पहले मैं आवाज़ देखूं क्योंकि कुछ कंप्लेन आ रही थी कि आवाज़ का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अपने एंड से तो चेक कर लेता हूँ आवाज़ सही आ रही होती। लेकिन खैर फिर मैं देख लेता हूँ माइक का इशू तो नहीं। अच्छा, आज चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा देखेंगे एफसीएस का। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 में हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे पास सिस्टम, जो नेटवर्क हमारे पास होता था, जो फिजिकल सिस्टम होता था, पहले हम उसकी नेटवर्क मॉडलिंग करते थे और फिर हम उसको क्या करते थे, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते थे, जिसको फिर आगे इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने के बाद हम उस पर कंट्रोलिंग पैरामीटर को यूटिलाइज करते हुए, कंट्रोलिंग पैरामीटर को यूटिलाइज करते हुए सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे, सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। तो आज उसी का एक हम पोर्शन कवर करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 3 में हम देखेंगे कि जो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन जो आपके पास आ रहे होते हैं, चैप्टर 2 में हमने जो ट्रांसफर फंक्शन निकाले हैं, एक्स बाय एफ, वाई बाय एफ, जितनी भी हमारे पास, और एक हमारे पास राइट हैंड साइड पे इक्वेशन आती थी और अपन करके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, उसी उसी ट्रांसफर फंक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। सही है। तो चैप्टर 3 का नाम भी यही है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लासिकल मेथड हम यूज़ करेंगे। तो क्लासिकल मेथड में होता है कि हम सिस्टम को इस तरह ऑब्जर्व करते हैं कि उसका स्टेडी स्टेट और उसका ट्रांजिएंट स्टेट सॉल्व करते हैं। ये आउटपुट को दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं क्लासिकल में। हम इसका स्टेडी स्टेट एनालिसिस देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, मतलब स्टेडी स्टेट के लिए सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं और फिर इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देखते हैं। ठीक है, कि आपके पास अगर कोई आउटपुट है, तो उसके दो स्टेट होंगे। एक तो स्टेडी स्टेट कि इनपुट के रिस्पेक्ट से कब वो इनपुट को उसने अचीव किया, उसका राइज टाइम क्या था। ठीक है, कब वो अपना इक्विलिब्रियम में आ गया आपका आउटपुट, कब वो स्टेडी स्टेट में आ गया, तो वो आउटपुट आपका स्टेडी स्टेट कहलाता है। और ट्रांजिएंट में है कि स्टेडी स्टेट में जाने के लिए उसको कितना एक्सपोनेंशियल उसने एक्सपोनेंशियल राइज कवर किया उस स्टेडी स्टेट को अचीव करने में, तो वो आपका कहलाता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो उसको मैं आगे देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल कुछ इनपुट्स की टाइप होती हैं। आपका इनपुट साइनसॉइडल भी हो सकता है, पावर सीरीज भी हो सकती है, मतलब जिस तरह हमारे पास पावर सीरीज होती हैं इनपुट फंक्शन में, कि A1 t A2 t² बाई 2 फैक्टोरियल आगे कंटिन्यू होता है अपना ए के टी की पावर के बाई के फैक्टोरियल तक। स्टेप इनपुट हो सकता है आपका, फॉर एग्जांपल कोई स्टेप इनपुट इस तरह है कि कांस्टेंट इनपुट है आपके पास। वैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 5 वोल्ट की बैटरी डीसी की, इसमें हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जैसे कि आपके पास इनपुट आपका जो होगा स्टेप इनपुट, या हमारा एक एज अ बेंच मार्क करेगा। आगे हम जितने भी सॉल्यूशन करेंगे स्टेडी स्टेट के, या हम सिस्टम को नेटवर्क को एनालाइज कर रहे होंगे फॉर बोथ स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, तो हम इसमें जो बेंच मार्क रखेंगे, हमारा कंसिडरेशन जो हमारा जो इनपुट होगा वो हमेशा हम रखेंगे स्टेप। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। पैराबोलिक इनपुट फंक्शन में क्या होगा, पैराबोलिक इनपुट फंक्शन आपका इस तरह होता है t² बाई 2 फैक्टोरियल यू ऑफ टी। रैंप फंक्शन ये कि आपके पास एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, लीनियर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, बहुत आसान एग्जांपल देता हूँ, वी दुगड़ा आई आर, तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो लीनियर है, जितना आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी आपको उस हिसाब से बढ़ेगा। तो ये आपका कहलाता है, इस तरह के रिस्पॉन्स आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रैंप इनपुट फंक्शन। सही। और एक आपका इम्पल्स इनपुट फंक्शन होता है। सही। फिर कुछ इनपुट्स की टाइप में जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाली जो टाइप्स हैं, वो मतलब जो आपका इनपुट जो यूज़ होगा हमारे आगे एग्जांपल्स में और केसेस में जो हम पढ़ेंगे, दोनों ट्रांजिएंट रिस्पांस के लिए और स्टेट रिस्पांस के लिए, वो होगा हमारा ये स्टेप इनपुट फंक्शन। ये हमारा यूज़ होने वाला है। इसकी हम एग्जांपल देखेंगे आगे कि सॉल्व करेंगे स्टेडी स्टेट के लिए, लेकिन जो हमारा आगे ट्रांजिएंट रिस्पांस में भी जो हम एनालाइज अपनी जो एनालिसिस करेंगे, उसमें जो इनपुट रिस्पांस आपका यूज़ होगा वो स्टेप इनपुट रिस्पांस होगा। ठीक है, तो ये यूज़ होने वाला है आपका। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि आपका रिस्पांस दो कैटेगरीज में है, मतलब दो चीज़ों में डिवाइड हुआ हुआ है। एक तो उसका, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी नेटवर्क एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे इसका रिस्पांस देखना है, और रिस्पांस देखूंगा तभी इस पर कंट्रोलिंग पैरामीटर अप्लाई करूंगा। तो रिस्पांस देखने के लिए मुझे ट्रांसफर फंक्शन चाहिए होगा, और ट्रांसफर फंक्शन के बाद मुझे क्या करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा। तो मैं जो सोल्यूशन करूंगा उसको दो, मतलब मैंने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो स्टेडी स्टेट रिस्पांस, उस उस इक्वेशन जो मुझे मिली है ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू, उसको पहले मैं देखूंगा, उसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स देखूंगा और फिर इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देखूंगा। तो आउटपुट में इन दोनों कंबाइन करके मिलेगा। जो आउटपुट, नेट आउटपुट जो मिलेगा वो होगा मेरा सम ऑफ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स प्लस सम ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, सम ऑफ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स देख लेते हैं। ये वो जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन जो हमने अब तक पढ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हाईएस्ट डिग्री वाली आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है।
डिफरेंशियल टर्म है ए वी डी की पावर वी, फिर आपके पास क्या होती है कि आपका पावर जो डिग्री होती है वो कम होती चली जाती है, और फिर वो एक ऐसा आपके पास टाइम आता है कि वो आपके पास सिर्फ आपके पास कांस्टेंट रह जाता है, कोई भी उसमें डिफरेंशियल वाला पार्ट नहीं होता। फिर इसको मजीद आगे देखें तो 1/d में वैल्यूज आना शुरू हो जाती है, तो ये लिखा हुआ ए माइनस डब्ल्यू डी की पावर माइनस डब्ल्यू। सही। सी ऑफ टी क्या है, मेरा आउटपुट है। सी ऑफ टी मेरा क्या है, ये मेरा आउटपुट है और ये मेरा इनपुट है। तो वही आउटपुट और इनपुट जो हमें ट्रांसफर फंक्शन दिखता था, अगर मैं आउटपुट और इनपुट निकालूंगा तो ये 1/d कुछ करके आ जाएगा मैं बस। तो वही आप रिलेट कर रहे होंगे जो हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाले थे, वही जनरलाइज इसकी जनरलाइज इक्वेशन है। सही। इनपुट आपके पास ये हमारा इनपुट होगा, और इनपुट जो हम यूज़ करेंगे मोस्टली रैम इनपुट यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने जब हम स्टेडी स्टेट पढ़े थे तो सर ने हमें ज़्यादा एग्जांपल्स करवाए थे कुछ, यानी उसमें पैराबोलिक भी लिया था उन्होंने, उसमें उन्होंने एक मेरे ख्याल में पावर सीरीज भी ली, नहीं एक उन्होंने लिया था रैम्प इनपुट फंक्शन, और एक लिया था पैराबोलिक, और एक लिया था स्टेप। तो हम इसमें तीनों को देखेंगे। तो फिलहाल ये आपका इनपुट हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हो गया। आउटपुट के जो कोफिशिएंट्स उसको बी से रिप्रेजेंट किया गया, बी नॉट बी वन टी बी टू टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, और ये आपका बी क्यू टी की पावर क्यू बाई क्यू फैक्टोरियल। अच्छा, ये के और क्यू आपको याद रखना होगा। के आप याद रख लें, ये इनपुट जो आप इनपुट के जो टर्म्स हैं उनका ये ऑर्डर बताएगा, और आउटपुट की टर्म्स का जो ऑर्डर बताएगा वो क्यू बताएगा। ये आपको याद रखना होगा, मैं बताऊँ क्यों, अभी फिलहाल इसको याद कर लें कि के आपका इनपुट के लिए और क्यू आपका आउटपुट के लिए। सही। अच्छा, अब देखते हैं। अच्छा, इसमें ये आपके पास, अच्छा हमने लेट सपोज आप एग्जांपल्स ली, तो जाहिर बात है एग्जांपल में हम पूरी तो इनफाइनाइट टर्म्स तो ले नहीं सकते, हमने एक अपनी आसानी के लिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम कंसीडर किया, मैकेनिकल सिस्टम। तो ये हमारे पास एक मैकेनिकल नहीं लिया, मतलब एक जनरलाइज हमने जो हमारे सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती है सिस्टम जो होता है उसको कंसीडर किया हुआ। ये मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकता था, आगे हम जो एग्जांपल देखेंगे उनमें मैकेनिकल सिस्टम यूज हो रहा है। तो हमने ऐसे ही अपने आप को थोड़ा सा इसमें वो मतलब थोड़ा सा फिजिबल होने के लिए हमने क्या किया, एक नॉर्मल जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं वो हमने कंसीडर की हुई है। फिलहाल ये ना मैकेनिकल ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ भी नहीं है, फिलहाल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास सेकंड ऑर्डर की। सही। ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है। आउटपुट और इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू 1/a2d² प्लस a1d प्लस a0। ये मैंने ये लाइन की रिपीट की क्योंकि ये आपको लेके जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर में जो हमने सॉल्व किया था, बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। तो ये वही इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, असल में आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, असल में इसमें आउटपुट मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसको आउटपुट को, ये इनपुट को यहाँ ले जाएं, और जो आपके पास जो उसके साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है इसको वहाँ ले जाएं, तो 1 वही इक्वेशन आना शुरू हो जाएगी जो हमने निकाली है चैप्टर 2 में। ठीक है, कोई मसला हो तो पूछ लेगा, और वैसे आसान है। ठीक। तो ये मैकेनिकल सिस्टम नहीं, एक डायनेमिक इक्वेशन लिया हमने डिफरेंशियल फॉर्म में। सही, ना ही मैकेनिकल सिस्टम है अभी ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, तो मैंने मैकेनिकल वर्ड यूज़ कर लिया था। मतलब मैकेनिकल सिस्टम भी हो सकता है, कैसे ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल सिस्टम, अगर एज्यूम करूँ मैं तो ये md² हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको रोटेशनल सिस्टम कंसीडर करूँ तो JD² प्लस BD प्लस के। मैकेनिकल सिस्टम में केस में क्या होगा, md² प्लस BD प्लस के। C ऑफ टी S डॉट ऐसी स्टेडी स्टेट इज इक्वल R ऑफ टी इनपुट मेरा। अच्छा, फिलहाल मैंने स्टेप जो इनपुट लिया वो रैम्प इनपुट लिया। सही। यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर इनपुट जो मेरा लिया है वो क्या, अच्छा इनपुट जो मेरा किसके बराबर है, टी की पावर 0 के। ठीक है, ये देखा ना, ये आपके पास हमने कौन सा इनपुट कंसीडर किया, रैम इनपुट, तो ओ सॉरी स्टेप इनपुट। ठीक है, क्योंकि हमारा बेंचमार्क यही होता है, हम स्टार्ट हमेशा यहीं से लेंगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 1 के, या मैं इसको कह सकता हूँ टी की पावर 0। टी की पावर 0 क्या होगा, 1 यू ऑफ टी। सही। ये असल में यू ऑफ टी आपका यूनिट फंक्शन हो, तो आपके पास क्या है, आर इज इक्वल टू यू ऑफ टी, या टी की पावर 0 यू ऑफ टी भी कह सकते हैं, या टी की पावर 0 कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो इनपुट के लिए के और आउटपुट के लिए क्यू। अब यहाँ से ये क्यों यूज होंगे, इसमें हमें निकालना है स्टेडी स्टेट आउटपुट। अब जिस तरह अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, मुझे जो इनपुट गिवन है उसका ऑर्डर क्या है, कौन बताएगा, 0 है। ऑर्डर क्या है, 0 है। सही, मुझे इनपुट का ऑर्डर पता चल गया। जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डायनेमिक इक्वेशन में जो गिवन है उसका ऑर्डर हमेशा आप याद कर लें, जो आखिरी जो टर्म होगी उसका ऑर्डर हम कंसीडर करेंगे। क्या है आखिरी टर्म, ए नॉट, तो इसका डिफरेंशियल का ऑर्डर क्या होगा, डी की पावर 0, क्योंकि डी स्क्वायर है, ये डी की पावर 1 है, ये डी की पावर 0 होगी, लिखी नहीं हमने, क्योंकि 1 के बराबर होती है। तो हमेशा जो आखिरी टर्म होगी उसका ऑर्डर आप कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आखिरी टर्म यहाँ तक होती है A1D, तो ऑर्डर क्या होता है उसका, डी की पावर 1। तो अब इस
इस डिफरेंशियल या डायनेमिक इक्वेशन के ऑर्डर को यूज करके और इस इनपुट के ऑर्डर को यूज करके हम निकालेंगे आउटपुट इक्वेशन का ऑर्डर, कि आउटपुट इक्वेशन जो आएगी मेरे पास, अभी आई नहीं है, डिसाइड करूँ उसका ऑर्डर क्या, ऑर्डर पता चलेगा तभी तो सॉल्व करूंगा कितने कोफिशिएंट्स में आ रहे हैं। मतलब मुझे ऑर्डर ही पता नहीं होगा तो मुझे किस तरह मैं देखूंगा यार, मुझे ऑर्डर नहीं पता, तो हो सकता है वो ये हो सकता है वो इसमें b1 t भी आता हो सकता है b2 t² 2 भी आता हो उसमें, तो उसी हिसाब से मुझे कोफिशिएंट्स निकालने होंगे ना, यानी पहले मैं ऑर्डर निकालूंगा तो कोफिशिएंट्स निकाल पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इसका इनपुट का ऑर्डर देखा और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखा, दोनों का फिलहाल जीरो है, डी की पावर जीरो, तो एक्स मेरा जीरो हो गया, इसको एक्स कहूंगा मैं, ठीक है, डिफरेंशियल ऑर्डर को मैं एक्स कहूंगा, और जो मेरे पास स्टेप इनपुट जो इनपुट होगा मेरे पास उसके ऑर्डर को मैं क्या कहूंगा, के, तो के भी जीरो है क्योंकि टी की पावर जीरो, ये जीरो मेरे पास के भी जीरो हो गया और एक्स भी जीरो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, बस क्यू मुझे पता चल गया, क्यू जैसे ही मुझे पता चल गया तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये आराम से कुछ भी नहीं किया, मैंने अपना आउटपुट रिस्पॉन्स लिख दिया स्टेडी स्टेट का। कैसे, बी नॉट क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, अगर मैं देखूँ ऑर्डर मेरे पास जीरो आया है तो जीरो ऑर्डर का मैं आउटपुट जनरलाइज इक्वेशन में देखूँ तो बी नॉट है, क्योंकि ये तो ऑर्डर वन के साथ है, तो बी1 टी तो मैं लिख नहीं सकता, तो मैंने कहाँ एंड कर दिया इसको बी नॉट पे, तो सी ऑफ टी एस डॉट एस की इसके बराबर हो गया मेरे पास, बी नॉट के बराबर हो गया, बस सिंपल, कुछ भी नहीं किया। सही, अब मैंने क्या किया, सिंपल इस आउटपुट को लिया और मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 5 में इसको मल्टीप्लाई करा दिया, यानी यहाँ पुट कर दिया बेसिकली, तो मल्टीप्लाई करा दूंगा सही, तो a2 d² b नॉट प्लस a1 d b नॉट प्लस a नॉट b नॉट इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, तो क्या इनपुट क्या है 1, टी की पावर जीरो देखते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन 1 है फिलहाल। सही, यहाँ से अब यहाँ से अब आप लोगों को अगर डी का कोर्स याद है तो हम किस तरह निकालते थे कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग करके। अगर मैं देखूं तो ये वाली जो टर्म है मेरे पास, ये टर्म है, अगर मैं इस कोफिशिएंट का डेरिवेटिव लूं, सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव लूं तो वो वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूं तो वो भी जीरो होगा, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। यहाँ पर अगर बी नॉट का मैं डेरिवेटिव लूं वो जीरो हो जाएगा, तो कांस्टेंट है, ये सिर्फ मेरे पास ये आ रहा होगा ए नॉट बी नॉट इज इक्वल टू 1, तो ए नॉट बी नॉट इज इक्वल टू 1, यहाँ से बी नॉट निकाल लूंगा मैं, ये मेरे माउस में कर्सर देख लो, ए नॉट बी नॉट इज इक्वल टू 1, तो बी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट, बी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट, सही, कोई इशू तो नहीं। बस फिर मैंने क्या किया, मुझे बी नॉट पता चल गया, सही, और फिर मैंने बस अपना, अच्छा बी नॉट मैंने क्यों निकाला, मुझे असल में कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी थी, आप कह सकते थे कि भाई आउटपुट आ तो गया बस सिंपल हो गया, नहीं, ये तो मुझे उस वो कोफिशिएंट पता चला है जो कि मतलब मुझे उस ऑर्डर की रिस्पेक्ट से, इस इसकी रिस्पेक्ट से, क्यू की रिस्पेक्ट से मुझे ऑर्डर पता चला है, उसकी वैल्यू थोड़ी पता चली थी मुझे, ये तो बी नॉट मुझे ऑर्डर पता चल गया कि भाई इसका ऑर्डर बी नॉट होगा, मतलब आगे कंटिन्यू नहीं होगा, तो मुझे उस अननोन कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर आएगा आपके पास इस आउटपुट सिटी से आउटपुट में, वो निकालना है ना मुझे असल में ये निकालना था ए नॉट, बात समझ आ रही, तो मुझे असल में अननोन कोफिशिएंट निकालना है, मुझे तो पहले ऑर्डर पता चला था सर, तो मैंने फिर क्या किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस इक्वेशन नंबर 5 में इसमें, और फिर मैंने निकाली कोफिशिएंट की वैल्यू, तो यहाँ पर क्योंकि मेरे पास एक ही ऑर्डर था बी नॉट था, तो जो वैल्यू आएगी वो भी सिर्फ बी नॉट की आएगी, 1/8 नॉट आ गया, फिर आप इसको पुट कर दो बेशक, तो ये आपके पास इस तरह आ रहा होगा, फिर पुट, मैं ये एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ था कि हम ट्रांसफर फंक्शन जो लेते थे, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो जो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी a2 d² प्लस a1 d प्लस ए नॉट, तो उसको मैकेनिकल में इस तरह लिखा जाता है bd² प्लस bd प्लस के, ये वही चीज लिखी हुई है असल में ना, बताने के लिए, समझाने के लिए। तो इसके जो स्टेडी स्टेट आउटपुट आया वो क्या है 1/a नॉट, 1/a नॉट आना है, 1/a नॉट है ये, एक मिनट माउस ये, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मैकेनिकल सिस्टम के केस में 1/k, 1/k, ये एग्जाम्पल, ये अच्छी एग्जाम्पल लिखी हुई थी, ये सर ने लिखवाई थी अच्छा समझाने के लिए, सही, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़े, चलो। अच्छा, अब मुझे निकालना है रैम इनपुट, अब मैंने लेट सपोज मैंने अपना इनपुट चेंज कर लिया, रैम कर लिया, तो रैम इनपुट किसके बराबर होता है टी की पावर 1, तो यहाँ पर अच्छा वही एग्जांपल है, डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, इनपुट चेंज हो गया मेरे पास, तो मुझे कौन बताएगा एक्स क्या होगा, एक्स का ऑर्डर तो सेम रहेगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर आखिरी टर्म क्या है ए नॉट, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो डिफरेंशियल टर्म वो डी नॉट होगा, तो डी की पावर जीरो जीरो, मतलब डी की पावर जीरो जो है वो एक्स होगा आपका, तो एक्स तो आपका जीरो हो गया, और के चेंज हो जाएगा आपका, के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, के क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस जीरो, 1 प्लस जीरो क्या 1, तो क्यू मुझे आउटपुट का ऑर्डर पता चल गया क्या है इस बार 1 है, सिंपल सी बात है। तो अब स्टेडी स्टेट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बी नॉट
प्लस बी वन टी, बी नॉट प्लस बी वन टी। अगर मैं यहाँ यहाँ जो जनरलाइज इक्वेशन देखूँ तो अब ऑर्डर मेरे पास चेंज हो जाएगा। अब सी ऑफ टी एस डॉट एस इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन टी, बी नॉट प्लस बी वन टी, कोई इशू। अब अगर फॉर एग्जाम्पल क्यू की वैल्यू अगर 2 होती, वो आगे एक एग्जाम्पल में समझा भी दूंगा, आ रही इस तरह के एग्जाम्पल, पैराबोलिक इनपुट भी आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, बी नॉट प्लस बी वन टी प्लस बी टू टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1। सही, कोई इशू। तो फिलहाल हमें पास क्या है, बी नॉट प्लस बी वन, तो बी नॉट प्लस बी वन कर दिया मैंने, सिंपल। सही। अब मैंने क्या किया, सिंपल जो मेरे पास सी ऑफ टी एस डॉट एस आया था वो इक्वेशन में 5 मैंने कॉपी की पहले, और फिर मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया। फिर मैंने मल्टीप्लाई करवाया सबको आपस में टर्म्स को, तो बहुत आसान है, आप मल्टीप्लाई तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। सही। फिर मैंने देखा कौन सी टर्म जीरो हो सकती है, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो ही होगा, ऑब्वियसली बात है। इसका भी जीरो होगा सेकंड डेरिवेटिव, जो फर्स्ट डेरिवेटिव का एग्जिस्ट करता है 1 होगा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव जीरो होगा। इसका भी डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन यहाँ अगर देखें तो इसका डेरिवेटिव डी टी यह 1 होगा बस। तो ए वन बी वन पहली टर्म आ गई मेरे पास, ये ए नॉट बी नॉट वैसे लिख दिया मैंने, और ये ए नॉट बी वन टी वैसे आ गया। अब कंपेयरिंग करवाऊंगा, तो कंपेयरिंग किसके साथ कराऊंगा, जिसका वेरिएबल सेम है। तो यहाँ पर वेरिएबल देखें टी आ रहा है, यहाँ भी टी आ रहा है, तो ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, ए नॉट बी वन इज इक्वल टू 1, या ए नॉट बी वन टी इज इक्वल टू टी से टी कैंसिल, तो ए नॉट बी नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखें ए नॉट बी वन इज इक्वल टू 1, यहाँ से बी वन तो मुझे मिल गया। चूंकि यहाँ पर दो अननोन कोफिशिएंट्स हैं, तो इसका मतलब वैल्यूज दो ही आएंगी आपके पास, तो बी नॉट तो बी वन पता चला आई थिंक आपको, हाँ बी वन पता चल गया। और दूसरी इक्वेशन आपको कैसे मिलेगी, ये तो हमें पता चल गया, ए नॉट बी वन टी इज इक्वल टू टी। देखिए जो वेरिएबल सेम है ना, जैसे टी इधर आ रहा है, उसको उसी के साथ राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर कराएंगे। आप बोल सकते हैं कि ए वन बी वन इज इक्वल टू टी क्यों नहीं, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट टर्म्स है, ए नॉट बी नॉट प्लस ए वन बी वन, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, ये सब जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे नहीं है, राइट हैंड साइड पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसको मैं जीरो ही कहूंगा, क्योंकि कोई टर्म नहीं है तो जीरो। तो ए नॉट बी नॉट प्लस ए वन बी वन जीरो के बराबर है। सही। अब मुझे ए नॉट निकालना है, बी वन सॉरी बी नॉट निकालना है, बी नॉट निकालना है ना, क्योंकि अननोन कोफिशिएंट आपके पास आ गया, बी वन मुझे पता चल गया। सही, पुट कर दूंगा इसमें, तो ये मेरा आंसर आ गया। सही, तो बी वन भी आ गया, बी नॉट भी आ गया। अब मैंने सिंपल क्या किया, जो मेरे पास आउटपुट इक्वेशन आई थी सी ऑफ टी एस डॉट एस, कहाँ गई, ये रही, अननोन कोफिशिएंट है ना ये, इसके अंदर पुट कर दिया मैंने, तो एक ही फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास। सही, कोई मसला। अब आखिरी इनपुट देख लेते हैं। आखिरी इनपुट क्या है मेरे पास, पैराबोलिक इनपुट। पैराबोलिक इनपुट का मतलब क्या है कि आपके पास आप इनपुट क्या होगा, टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल। सही है, टी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल। सही है। अच्छा, यहाँ पर मुझे के कौन बताएगा, के इनपुट का ऑर्डर होता है, तो इनपुट का ऑर्डर क्या है 2, तो के हो गया 2। और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो आपके पास जीरो ही है, मैंने लिख दिया यहाँ पर आसानी के लिए, जीरो हो गया। तो के प्लस एक्स क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस जीरो, ये 2 हो गया। इट मैंने लिखा भी, इट डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ द सी ऑफ टी एस डॉट एस। सही, क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 4 ही आपके पास आ गई। सही। अच्छा, ये कैसे आई, मैं आप पहले ही बता चुका हूँ। अब क्या है, ऑर्डर क्या है 2 है, तो आपको 2 की पावर तक जाना होगा। तो बी नॉट प्लस बी वन टी, मेरे साथ रिपीट करें, बी नॉट प्लस बी वन टी प्लस बी टू टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, या टू मल्टीप्लाई टू लिख दें, टू फैक्टोरियल क्या होता है 2। बस फिर आपने इसको इसके अंदर पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, सिंपल मल्टीप्लाई करा दें जो सेम टर्म्स हैं आपस में, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होती है आपकी, तो मल्टीप्लाई करा दिया आपने। फिर आपने डेरिवेटिव देखे, तो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल कर दी, कैंसिल आउट नहीं, जो का डेरिवेटिव जीरो था, जैसे ये कांस्टेंट टर्म है, इसका सेकंड डेरिवेटिव ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा, तो सेकंड तो और मतलब कॉमन सी बात है, जीरो होगा। इसका ये टी है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन सेकंड नहीं करता, सेकंड जीरो होगा तो जीरो कर दिया। हाँ, ये करता है इसका तो ये क्या है, डी स्क्वायर, ये क्या है आपके पास, डी स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 2t और सेकंड डेरिवेटिव 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या आया, a2 b2 आ गया, लिखा हुआ होगा मेरे a2b2, कहाँ है, तो a2b2 आपका। सही। उसके बाद a1d b0, इसका तो डेरिवेटिव जीरो होगा। a1d b1t, डेरिवेटिव ऑफ t देखें तो 1 होगा, तो a1b1 आ गया, एक और टर्म आ गया आपके पास, a1 प्लस a1b1। सही। उसके बाद ये देखें, इसका सेकंड डेरिवेटिव
अच्छा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना टी स्क्वायर, तो क्या होगा 2t, 2 से 2 कैंसिल हुआ, a1 b2t, a1 b2t, फिर प्लस a0 b0 वैसे लिख दिया, a1 b1t वैसे लिख दिया, a0 b2 t² 2 ऐसे लिख दिया, क्योंकि डेरिवेटिव कोई मतलब कुछ डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा इनमें, तो हमने वैसे लिख लिया इनको, इक्वल t² 2। अब बताएं, अब टी स्क्वायर को जो राइट हैंड साइड पे टी स्क्वायर आया है उसको हमें टी स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ कंपेयर कराना होगा, तो इन सब 6 के 6 टर्म्स में टी स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, सिर्फ एक ही है, तो a0 b2 t² 2 इज इक्वल टू 1/2, या आप टी लगा दें कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे बात है a0 b2 t² 2 इज इक्वल टू t² 2, सेम जो वेरिएबल वाली टर्म इनको कंपेयर करवाया, यहाँ से हमें एक कोफिशिएंट अननोन कोफिशिएंट की वैल्यू मिल गया हमें, किसकी b2 की, सही b2 1/a0 आ गया। फिर मैंने कंपेयर करवाया a1 b2t a0 b1t, अब इज इक्वल राइट हैंड साइड पे देखें तो कोई भी t वाली टर्म नहीं है, तो किसके बराबर होगा ये a1 b2t प्लस a0 b1t, a1 b2t प्लस a0 b1t। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कोई t वाली टर्म ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, किसके बराबर होगा ये आपका a1 b2 प्लस a0 b1, 0 के बराबर होगा, तो वही किया मैंने, a0 b1 प्लस a1 b2 0 के बराबर हुआ। b2 मुझे पता चल चुका है, b2 पुट किया और b1 निकाल लिया यहाँ से मैंने, अननोन दो अननोन वेरिएबल पता चल गया। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा आपके पास कांस्टेंट टर्म्स है, तो राइट हैंड साइड पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्योंकि टी स्क्वायर पे एंड हो गई है वो राइट हैंड साइड पे, तो वो भी 0 होगा आपके पास, तो a2b2 प्लस a1b1 प्लस a0b0, a0b0 a1b1 और a2b2 किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे, तो 0 के बराबर कह दिया हमने इसको, सही कोई इशू तो नहीं है। फिर हमने जो b1 b2 हमें पता चल गया था, और फिर हमने जाके इनको सॉल्व कर लिया, तो हमें b0 भी पता चल गया, तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू पता चल गई, कहाँ पुट कर देंगे, कौन बताएगा कहाँ पुट करेंगे, मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है असल में, मैं भूल जाता हूँ कि मैं रिकॉर्डेड करवाना लेक्चर, यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, b0 भी पता चल गया, b1 भी पता चल गया, b2 भी पता चल गया, पुट कर देंगे, हमें बस आउटपुट स्टेडी स्टेट आउटपुट आ जाएगा, ये आ गया स्टेडी, ठीक है। तो ये था आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब आउटपुट के दो रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक तो स्टेडी स्टेट, दूसरा ट्रांजिएंट, सही है। तो हमने स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में किसी को प्रॉब्लम, ये आगे रिवाइज होगा तो टेंशन लेने का नहीं है, मतलब फिर भी समझ आ गया होगा। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हमने सिंपल क्या किया है, हमने एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की थी और फिर हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा जो आउटपुट हमने निकाला ना, ये टोटल आउटपुट नहीं, ये सिर्फ स्टेडी स्टेट आउटपुट है। अब हम निकालेंगे ट्रांजिएंट स्टेट। अब ट्रांजिएंट स्टेट को समझने के लिए थोड़े से केसेस हैं, उसकी थोड़ी डेरिवेशन है वो देखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये तो खैर फिर भी सिंपल था, सिंपल हमने ऑर्डर ऑर्डर पे चले, यानी इनपुट का ऑर्डर पता था, इनपुट का ऑर्डर यूज किया, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर यूज किया, हमने आउटपुट का ऑर्डर निकाल लिया, और फिर हमने जनरलाइज इक्वेशन के थ्रू आउटपुट और आउटपुट की इक्वेशन बनाई, और उसमें जो अननोन पैरामीटर थे उनको फाइंड आउट किया, ठीक है। मतलब यही काम किया ना सिंपल हमने, या नहीं किया, दिखाता हूँ मैं। हमने क्या काम किया, हमने एक इनपुट की जनरलाइज इक्वेशन निकाली, आउटपुट की जनरलाइज इक्वेशन निकाली, हमने क्या किया कि इनपुट के ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को यूज करते हुए आउटपुट का ऑर्डर मालूम किया कि इसमें कितनी आपके पास टर्म्स आ रही होंगी, जैसी वो पता चल गई तो फिर हमने अननोन टर्म्स मालूम की इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, सही है, और फिर हमने पुट कर दिया इसके अंदर स्टेडी स्टेट के आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो ये काम हुआ। अब जो काम है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो है अपना ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुआ करता हूँ कि थोड़ा सही से, तो मैं कह रहा था कि मैं दुआ करता हूँ आप लोगों को सही से समझ आ जाए और मैं सही से समझाऊँ, क्योंकि अगर मैं सही से समझाऊँगा नहीं तो फिर बात सही समझ में आएगी नहीं। तो लेकिन आपके पास एक ऑप्शन अच्छा है कि रिवाइंड आप कर सकते हैं, पीछे देख सकते हैं वीडियो को, पॉज करके समझ सकते हैं नोट्स को, और क्योंकि ऑनलाइन में ही होता है जब डायरेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन, लेकिन उसमें कॉग्निटिव होता है, थोड़ा सा आप सवाल पूछ सकते हैं उसी वक्त, लेकिन इसमें सवाल पूछने की वो तो नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं कॉन्टैक्ट के थ्रू। लेकिन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप रिवाइंड करके भी ना वीडियो देख सकते हैं, सही है।
आगे बढ़े। अच्छा अच्छा, अब निकालना है हमें ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स। अब ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स के लिए ना हमें थोड़ी बहुत ना रूट्स की नेचर को पता करना होगा, क्योंकि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो आपका होता है वो आपका किस में होता है, नॉर्मली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी मैं मैंने पता नहीं क्यों बनाई नहीं कहीं हाँ ये बनाई मैंने। ठीक है, मैं अभी अभी इस पे आया नहीं, केस है छोड़ दें, मैं फिलहाल ट्रांजिएंट समझाने वाला हूँ कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते किसको। जब ये इनपुट जो मेरा है ना इनपुट, अब मेरा आउटपुट इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो जब आउटपुट इसको फॉलो कर रहा होता है ना, तो उस वक्त जो आउटपुट की जो शेप होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, कि आपका आउटपुट जब इनपुट को फॉलो करने लगे और उसके बाद जब वो स्टेडी स्टेट हो जाए, यानी स्टेडी स्टेट के जो स्टेप होता है, मतलब स्टेडी स्टेट जाने में जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहलाता है। यानी जब आपका आउटपुट इनपुट को जब फॉलो करता है, जब वो स्टेडी स्टेट हो जाता है, तो उससे पहले जो आपके पास आउटपुट होता है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, ये आपका कहलाता है ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, बस ये सिंपल याद रखें, मैं भी इसी तरह देखता हूँ कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपका एक्सपोनेंशियल होता है, और जब वो इनपुट को फॉलो कर लेता है यानी स्टेडी स्टेट में आ जाता है, तो वो आपका कहलाता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो हम स्टेडी स्टेट पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पर है ना, सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए सबसे पहले तो मैंने एक जनरलाइज इक्वेशन निकाल ली, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया मैंने। ये क्या है, कौन बताएगा मुझे? ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये हमने इसको कंप्राइज करके लिखा हुआ है। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है जो कि जनरलाइज फॉर्म में लिखा है, वही है जिस तरह हमने पहले स्टेडी स्टेट में उसको लिखा था, वही चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में हम जितने भी हमारे पास जो हमारा जो डेरिवेटिव वाला पार्ट होता है ना, उसको हम रूट्स उसको हम एम से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, बस ये पहले तो ये चीज़ ध्यान में रख लें। यानी जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A1 DV लिखा हुआ था ना, अब AV और सॉरी A1 DV लिखा हुआ था, अब ये AV मेरा क्या है, कोफिशिएंट, और M उस केस में डेरिवेटिव था, इस केस में रूट्स है। असल में डेरिवेटिव को हम रिप्लेस करते हैं रूट्स के साथ, तो हमें रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो रूट्स की नेचर के बिहाफ में बताते हैं कि आपके पास रिस्पॉन्स कौन सा है। असल में ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है ना, तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपके पास वेरी कर रहा होता है केस वाइज, कि आपके पास रूट्स की नेचर क्या है जो आपने फाइंड आउट किया है। सीए में हम ये क्या करते थे, रूट्स मालूम करते थे, फिर हम केसेस देखते थे, ओवर टाइम, अंडर टाइम, क्रिटिकल टाइम। तो इसमें भी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जब आपके पास आ जाता है ना एक्सपोनेंशियल, तो उसकी कुछ कुछ आपके पास कंडीशंस होती हैं कि आइदर आपके पास रूट्स अगर पॉजिटिव हैं तो फिर आपके पास रिस्पॉन्स ऐसा होगा, नेगेटिव है या अगर डिस्टिंक्ट है या अगर सेम है तो रिस्पॉन्स आपका वेरी कर रहा होता है, या अगर कॉम्प्लेक्स है। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से है क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें आपका एक्सपोनेंशियल बार बार चेंज हो रहा होता है। तो हम जो नेचर है ना, जो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास जिस ऑर्डर की भी एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम उसकी रूट फाइंड आउट करते हैं और फिर प्रिडिक्ट करते हैं हमारे पास आउटपुट ट्रांजिएंट स्टेट का क्या होगा। मेरी बात समझ आ रही? तो ये भी वैसी, ये जनरलाइज, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एक्सपोनेंशियल, तो जनरलाइज इक्वेशन आपकी क्या होगी, ए ई की पावर एम टी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाली हुई है, तो बेसिकली हम डेरिवेटिव वाले पार्ट को m से रिप्लेस कर देंगे, और m हमारे पास क्या होगा, रूट्स होगा, ये डेरिवेटिव ही है। असल में तो हम क्या है, हम रूट फाइंड आउट करें, अभी हमारे पास डेरिवेटिव से कोई कंसर्न नहीं, हमें रूट फाइंड आउट करना है। तो जो आपके पास डेरिवेटिव वाला पार्ट जो था ना, उसको हमने रिप्लेस कर दिया m के साथ। ठीक है, तो ये अच्छा, नेचर रूट्स हमारे पास m है। डैम्पिंग रेशियो जीटा, अच्छा जीटा जब हम जीटा भी बाद में डिस्कस करूंगा, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन भी बाद में डिस्कस करते हैं। सही, असल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि इस हम कंट्रोल मैकेनिज्म में हम नॉर्मल रूट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम रूट्स जो फाइंड आउट करेंगे वो जीटा और ओमेगा एन में मालूम कर रहे होंगे। यानी मुझे जीटा और ओमेगा एन की वैल्यूज बता रही होंगे कि आपके पास एक्सपोनेंशियल की नेचर क्या है। सही, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक दफ़ा जब आप इसको ड्राइव कर लेंगे बहुत आसान हो जाएगा। फिर लेट्स सपोज शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सपोज मैंने वही सेकंड ऑर्डर सिस्टम लिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, वहाँ पर क्या था, ए टू डी स्क्वायर प्लस ए वन डी प्लस ए नॉट, ऐसी था ना स्टेडी स्टेट में। बस यहाँ पर आपका थोड़ा चेंज हो गया, ए आपका रिप्लेस हो गया बी के साथ, और डेरिवेटिव आपका रिप्लेस हो गया एम के साथ। एम क्या, अब एम डेरिवेटिव नहीं है, एम अब डेरिवेटिव नहीं है। उस केस में जिस तरह डेरिवेटिव था ना, मैं थोड़ा सा दिखा भी दे रहा हूँ साइड बाय साइड ना, ताकि आपको थोड़ा सा एम उसके डी उस केस में डेरिवेटिव था। सही, डेरिवेटिव था, और ये तो आपका कोफिशिएंट ही है। इसको थोड़ा सेपरेट करने के लिए हमने बी ले लिया ए की जगह,
ए की जगह हमने बी ले लिया और ये डी को हमने रिप्लेस कर लिया रूट्स के साथ, एम के साथ, ठीक है। इसलिए बस कौन बताएगा ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो 1,2 मतलब रूट दो रूट्स आएंगे तो 1,2 माइनस B1 प्लस माइनस अंडर रूट B1 स्क्वायर माइनस 4B2 B0 4AB, याद है 4AB, B2 नहीं B स्क्वायर माइनस 4A और B, ठीक है। हाँ सॉरी मैं भी गलत, आई एम सॉरी सॉरी फॉर मेरे जो माइंड है ना थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास होती है ना, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो 4 B1 स्क्वायर माइनस 4A क्या आपके पास B2 और C क्या है B0 अपॉन 2 A क्या है B2, सही जनरल इक्वेशन है। अच्छा अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं तो मुझे रूट्स तो वैसे ही पता चल जाएंगे, ठीक है। अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें रूट्स पता चल जाएंगे। कैसे पता चलते हैं रूट्स, असल में इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्रक्स है ना वो ये है डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट बता रहा होता है कि नेचर और रूट्स क्या होते हैं। मैंने इस चीज को पिक कर लिया, मैंने देखा कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं सॉल्व कर दूं मुझे रूट्स तो वैसे पता चल जाएंगे। हम नॉर्मली छोटी क्लास में यही करते थे कि रूट्स फाइंड आउट करते थे, आपके पास वैल्यूज आ रही होती है, मैट्रिक में ये होता है, मैट्रिक इंटर में ये चल रहा होता है। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ पूरा, फॉर मुझे वैल्यूज पता हो, मैं सॉल्व, मुझे रूट्स के नीचे वैसे पता चल जाएगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो कि यहाँ पर वैल्यूज गिवन नहीं है, क्या हो कि मैं ये सारे काम अपनी आसानी के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ और मॉडिफाई कर लूँ कि मैं सिर्फ अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, मुझे फॉरन रैपिडली रूट्स मिल रहा हूँ और नेचर पता चल रहा है। मुझे असल में नेचर निकालनी है, एक्सपोनेंशियल की नेचर क्या है, सही। तो बेसिकली जो आपका उसको फाइंड आउट करने के लिए कि आपके पास रूट्स की नेचर क्या है, उसमें ये डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट ना मेन रोल अदा करता है, सही। तो मैंने क्या किया, इसको पिक किया, इसी को ले लिया मैंने डिस्क्रिमिनेंट को और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, B1 स्क्वायर और ये माइनस ये 2 हो जाएगा और अंडर B2 B0 हो जाएगा, सही, कोई इशू तो नहीं। और इसका स्क्वायर ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से अब मैं एक रेशियो निकालने वाला हूँ जिसको बोलते हैं जीटा, सो क्या बोलते हैं, जीटा बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है ना ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बताएगा मेरे पास रूट्स कौन सा है। लेट्स सपोज अगर मेरा B1 पॉजिटिव हो और B1 पॉजिटिव, सॉरी B1 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन हो इस वाली टर्म से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो रूट्स के नीचे मुझे पता चल गया कि आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। और फिर अगर आपके पास रूट डिस्टिंक्ट आ रहे हो तो वो डिस्टिंक्ट रूट्स कहलाएंगे। फिलहाल मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा था। अगर तो ये इस B1 इससे इस वाली क्वांटिटी से कम हो तो मेरे पास एट दी एंड आंसर किस में आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स में आ रहा होगा, तो कि ये अंडर रूट में जो माइनस वाली टर्म होती है वो कॉम्प्लेक्स में दे रहा होता है आंसर, ठीक है। उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, इमेजिनरी को नेगेटिव वैल्यू होती है। अगर तो ये दोनों आपस में बराबर हो तो एक फिर आंसर आएगा, वो कहलाता है आपके पास सेम रूट्स। तो मैंने कहा यार डिस्क्रिमिनेंट अगर मुझे यूज करना है, ये थोड़ा सा इसको और आसान कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, मैंने, ताकि उसमें ये जो थोड़े और आसानी मतलब और मॉडिफाई कर लें थोड़ा सा इसको। तो मैंने यहाँ पर जीटा इंट्रोड्यूस करवा दी सिंपल। तो जीटा क्या है, एक्चुअल डैम्पिंग रेशियो, एक्चुअल डैम्पिंग रेशियो आपका B1 है, सही। और क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो आपके पास क्या हो गया, 2 अंडर रूट B2 B0, सही। तो B1 ये B1 यहाँ आ गया और ये आपके पास क्या हो गया, 2 अंडर रूट B2 B0, सही। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, ये आपके पास जीटा की इक्वेशन आ गई। मैंने क्या किया, 2 अंडर रूट B2 B0 को B1 बार के बराबर क्या दिया, कोई मसला तो नहीं किसी को, कोई इशू तो नहीं है, कर सकते हैं, जायज़ है मेरे लिए, कर दिया, ठीक है। इसको एक्चुअल डैम्पिंग रेशियो क्यों बोला हुआ है, ये किसी का सवाल ये हमने नाम दिया हुआ है, असल में ये रूट जो है ना ये आपके रियल रूट्स डिफाइन कर रहा है असल में। अगर ये ज़्यादा है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, रियल। और अगर ये कम हो इससे, इस क्रिटिकल वैल्यू से, तो मेरे पास आंसर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, तभी इसको क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो बोला गया है, सही है। बस यही वजह है, सिर्फ नाम दिया गया इसको, असल आपका काम इसमें नहीं है, असल का काम आपका यहाँ पर है कि आपके पास न्यूमिनेटर में एक्चुअल वैल्यू आएगी यानी एक्चुअल डैम्पिंग रेशियो आएगा B1 और डिनोमिनेटर में 2 अंडर B2 B0 डाल दिया आपने,
ये आपने निकाली थीटा की इक्वेशन। अब केसेस डिस्कस करते हैं, सही। अब हम इसी जीटा के बेसिस पे केसेस डिफाइन डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत आसान है, हम पढ़ भी चुके हैं कि वही बात है, जब आपके पास रूट्स रियल हो, नेगेटिव हो, डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब कौन बताएगा मुझे? और रियल का मतलब ये है कि डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि आपके पास, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि ये b1 और ये वाली टर्म सेम नहीं है। जैसे मतलब b1 ज्यादा है, क्योंकि अगर b1 ज्यादा ना होता, ये ज्यादा होता, तो आपके पास तो रियल रूट्स आ ही नहीं सकते, तो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। तो इसका मतलब रियल है, यानी b1 ज्यादा है, और b1 बार b1 के बराबर नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि जीटा किसके जीटा क्या है? जीटा ग्रेटर देन 1 है, यानी b1 की वैल्यू ज्यादा है और b1 बार की वैल्यू डिफरेंट है और b1 से कम है। ठीक है, तो जीटा ग्रेटर देन 1 है, सही। तो मीन्स b1 ग्रेटर देन b1 बार। बस, तो रिस्पॉन्स आप ये याद कर लें, आप जब भी आपके पास रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, रिस्पॉन्स आपका ओवर डैम्प होगा, स्टेबल होगा, स्लो होगा, यानी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा टाइम लेगा स्टेडी स्टेट में आने के लिए। यहाँ पे स्टेडी स्टेट, मेरे माउस कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, लेकिन इससे काफी ज्यादा टाइम ले लिया, यानी ग्रेटर देन 1 का वैल्यू का मतलब है कि स्लोली स्लोली वो क्या हो रहा है, ट्रांजिएंट से स्टेडी स्टेट में जा रहा होगा। ठीक है, ओके। ये इसके जनरल इक्वेशन, ये आपको याद करनी होगी, a1 e की पावर माइनस m1t प्लस a2 e की पावर माइनस m2t। तो m1 क्या है? -2, m2 क्या है? -3 पुट कर दिया आपने इसके अंदर, तो मसला सही है। अब क्या है, ये केस 1 तो हो गया। ये क्या है? ओवरडैम। ओवरडैम की इक्वेशन आपको याद करनी होगी, थोड़ी सी आपको जहन में आनी चाहिए, क्योंकि आगे कुछ चीज़ें जो उस पर बेस करेंगे, ये आपको याद होनी चाहिए, सही है। दूसरा आपके पास क्या है? व्हेन रूट्स आर रियल, नेगेटिव और इक्वल, यानी जब आपका जीटा यानी b1 बार, b1 बराबर हो गया b1 बार के, यानी जी वाली टर्म, या यहाँ से समझाऊँ अगर मैं, ये बस ये आखिरी दफा मैं डिस्क्रिमिनेंट दिखा रहा हूँ, बाद में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं जीटा पे ही बात करूंगा, ज्यादा बेहतर है। जब मेरा b1 बराबर हो जाएगा 2 अंडर b2 b0 की, तो मेरे पास जाहिर सी बात है क्या आएगा? सेम एक ही रूट आ रहा होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब कि b1 बराबर है b1 बार के। ठीक है, तो रिस्पॉन्स क्या होगा आपका? क्रिटिकल टाइम, ये कहलाएगा रिस्पॉन्स क्रिटिकल टाइम, स्टेबल और फास्टर देन दी ओवर टाइम, यानी इस बार ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बहुत थोड़ा टाइम लेगा स्टेडी स्टेट में आने में, यानी फॉरन फॉरन से आउटपुट आया और फॉरन से वो आपका स्टेडी स्टेट में चला गया, यानी थोड़ी देर के लिए ट्रांजिट में था वो, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल टाइम पे। ठीक है, ये छोड़ दें अभी, अब ये छोड़ दें, और ये इसकी जनरलाइज इक्वेशन, जनरलाइज इक्वेशन क्या है? a1 e की पावर माइनस m1t प्लस a2t e की पावर माइनस m2t। रूट सेम है तो आपको वैसे आ गया, ये t आता है इसमें। ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन है, सी ए में हमने पढ़ी थी, अगर किसी को चाहिए हो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं इसको ये इक्वेशन सेंड कर दूंगा कि किस तरह ये किया है। लेकिन हमारे साथ कंसर्न नहीं है क्यों है, इसलिए मैंने इसको ऐड भी नहीं किया, बहुत लंबी वॉइस लेक्चर हो जाता है। फिलहाल इसको याद कर लें आप, जब रूट सेम होंगे तो इक्वेशन ये होगी। मैंने अज्यूम किया हुआ है कि m1 और m2 की वैल्यू ये है, आप अज्यूम ना करें, इसको माइनस m1t लिख दें और इसको माइनस m2t लिख दें, एक ही बात है, सही। तो प्रॉब्लम किसी का कोई इशू? आगे देखें। अच्छा, अब ये है, जब हमारे रूट्स जो है अगर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब कौन समझाएगा मुझे? अगर आपके पास b1 यानी जीटा, अगर मैं देखूं b1 की वैल्यू, यानी अगर न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए, तो आंसर किस में आ जाएगा? नेगेटिव में। नेगेटिव कह रहा हूँ, मतलब इसको यहाँ से नहीं समझे, फिर दोबारा इधर आता है। अगर मेरा b1 इससे छोटा हो जाए इस पूरी टर्म से, तो ओवरऑल आंसर, माउस में कर सकेंगे, ओवरऑल आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा। और जब नेगेटिव के अंदर कोई भी रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव की जब वैल्यू आती है, तो ओवरऑल आंसर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉम्प्लेक्स में। इसमें दो पार्ट आ रहे होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी, सही। तो यही वो केस है, जब आपका b1 लेस देन b1 बार हो, तो आपका वो जो केस होगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अंडर डैम केस। अच्छा, इस अंडर डैम केस के भी दो सिनेरियोज है। पहला ये है कि आपके पास दोनों चीजें हैं, यानी रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। लेट्स गो, ये रहा। इसी तरह होगी आपके पास अंडर डैम की इक्वेशन, एग्री करते हैं, एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा।
तो यहाँ पर हम सपोजिशन कर रहे हैं कि अंडर डैम का पहला केस कंसिडर कर रहे हैं कि आपके पास में रियल पार्ट भी आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है प्लस माइनस करके, क्योंकि इमेजिनरी में दो वैल्यूज आपके पास प्लॉट होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। सही, तो मैंने इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, माइनस सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा डी। सही, यानी रियल पार्ट को सिग्मा कह दिया और इमेजिनरी पार्ट को जे ओमेगा डी कह दिया। इसका रिस्पॉन्स कौन बताएगा? इसका रिस्पॉन्स ये होगा ए ई की पावर माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा डी टी प्लस ए टू ई की पावर माइनस सिग्मा माइनस जे ओमेगा डी टी। सही है, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 9 वाली इक्वेशन को मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ ना यार, ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में तो आ रही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में यानी अगर मैं इसको सिस्टम में एनालाइज करूँ तो इसमें एक मैग्नीट्यूड होगा और एक फेस वैल्यू होगी। अगर मैं फिलहाल इस इक्वेशन से देखूँ ना, तो इस इक्वेशन से मैं कहीं से फेस की वैल्यू नहीं निकाल सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे इसको पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके कन्वर्ट होगा किसी कॉस साइन में, इसमें एंगल आ रहा होगा। तो मैंने यही काम किया कि मैंने कहा यार मैं इसको डायरेक्ट यूज ना करूं, इंस्टेड ये काम करूं कि मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं और इसको किसी ना किसी कन्वर्ट करके ना इसका फेजर वाला पार्ट निकाल लूं। तो मैंने वही काम किया, मैंने इसको थोड़ा सा निकाला, मैंने कहा ये ई के माइनस सिग्मा टी तो कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया, तो ए वन माइनस ई के जे ओमेगा डी टी प्लस ए टू ई के पावर माइनस जे ओमेगा डी टी आ गया। सही है, तो मैंने अब यहाँ क्या किया, क्योंकि मेरे पास अंडर डैम वाला केस है और मैं जो रिस्पॉन्स देख रहा हूँ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, तो अगर मैं इसका A1 देखूँ, तो कि अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्वेंसी वाला पार्ट आ रहा है तो लाजमी लाजमी फ्रिक्वेंसी के साथ साथ फेज वाला पार्ट भी होगा। तो मैंने वही कंसिडर किया कि मेरे पास जो ये कोफिशिएंट है ना, इसकी लेट्स सपोज वैल्यू ये होगी A नॉट ई की पावर जे फाइव साई। ये साई आपका फेजर है, ये फेजर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जे साई। ये मेरे पास टाइम डोमेन वैल्यू है, ये इसके आपका फेजर वाला पार्ट है। हमने कम्युनिकेशन सिस्टम में भी देखा था, एक फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट होता है, एक फेजर वाला पार्ट होता है। सही, ठीक है, तो ये इसका फेजर, इस इक्वेशन का यानी इस ट्रांजिएंट रिस्पांस का मैंने फेजर वाला पार्ट निकाल लिया। किस तरह? a1 इज इक्वल ए नॉट ई के पावर जे साई, और दूसरा क्या होगा a2 इज इक्वल ए नॉट ई के पावर माइनस जे साई। मैंने इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवा दिया था। सही, तो अभी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि अभी भी मुझे एक्सप्लेनेशन में सॉल्व करना पड़ जाएगा। इससे अच्छा ये नहीं कि मैं इसको किसी ना किसी तरह कन्वर्ट करके कॉस या साइन में कोई एक्सप्रेशन निकाल लूँ। बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 से। क्यों किया मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कर लिया फिलहाल अभी हमने। यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, जे कॉमन आ जाएगा, जे साई प्लस ओमेगा डी टी, और ये माइनस जे साई प्लस ओमेगा डी टी। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ टी नहीं लगाया, इसको टी लगा देगा, ये ओमेगा डी टी आएगा, मैं जल्दबाजी में भूल गया हूँ। यहाँ अगर मैं इस पूरी टर्म को देखो तो यहाँ पर ये मेरे पास आइगन प्रॉपर्टी यूज होती है कॉस थीटा, देखो ई के पावर थीटा। अच्छा मैंने यहाँ पे एक गलती और कर दी, ये ई के पावर थीटा टी है, सही है, माइनस ई के पावर माइनस इसमें मैंने नहीं सॉरी थीटा टी नहीं था, मैंने इसको लिख दिया, इस एक्सप्रेशन को गलत लिख दिया। ठीक है, अच्छा वो गलत लिख दिया ताकि आप लोग फिर इसको करेक्ट कर लें और मुझे भी फिर बता दें। ये असल में होगा कॉस थीटा इक्वल ई के पावर जे थीटा प्लस ई के पावर माइनस जे थीटा बाय 2। मतलब मैंने यहाँ जे लिखना भूल गया, सिंपल ना जे आएगा, सिंपल यहाँ जे आएगा। सही है, मैं लिखना भूल गया, तो लिख लिया आप लोग। सही, मैं लिख नहीं रहा, वरना वो राइटिंग सही नहीं होगी, लिखा नहीं जाएगा उससे, यहाँ जे आएगा इसमें। ये कितना ऐसा अच्छा जे बनाया मैंने। सही, यहाँ भी जे आएगा। सही, ये माइनस जे थीटा यही होती है ना आइगन, आई बोलते हैं जे ई के आई थीटा प्लस ई के माइनस आई थीटा डिवाइड बाय 2, यही होती है ना एक्सप्रेशन आपके पास। बस ये हमारे पास मौजूद है इसके अंदर, ये थीटा वाला पार्ट हो जाएगा पूरा। तो बस मैंने यहाँ पर क्या निकाल लिया, ये मेरा थीटा वाला पार्ट क्या है, ओमेगा डी टी प्लस फाइव। ठीक है, फिर मैंने इसको साइन में कन्वर्ट करके प्लस 90 करके, और मैंने अपनी आसानी के लिए इस वाले पार्ट को 2a0 को मैंने ए कह दिया। ठीक है, इसको ए कह दिया, इस थीटा को देखो 5 प्लस 90 डिग्री क्यों किया, कॉस में साइन में जाने के लिए, कॉस से साइन में जाने के लिए प्लस 90 कर दिया, तो प्लस 90 कर दिया, मैंने इसको थीटा कर दिया। तो ये मेरे पास वो एक्सपोनेंशियल डैम्प्ड इक्वेशन है साइनसॉइडल बेस, जो कि आपको जो आपको कौन सा रिस्पॉन्स दे रही है, अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स दे रही है। अंडर डैम्प का मतलब समझ, अंडर डैम्प का मतलब है कि आपके पास आउटपुट आया ट्रांजिट स्टेट में और वो डैम्प आउट हो रहा है। ठीक है, डैम्प आउट हो रहा है, यानी राइज हुआ, पीक पे गया,
पीक के बाद वो क्या हुआ, सेटल होने के लिए क्या हो रहा है, डैम्प आउट हो रहा है, यहाँ पर वो सेटल हो गया किसी एक पॉइंट पे यहाँ पर। सही। और अगर मैं अब ये वाला ग्राफ समझाऊं जो कि मैंने स्किप कर दिया था पहले, यहाँ पर ये ये ग्राफ आप देखें, कौन बताएगा ये कौन सा रिस्पॉन्स है, लिखा हुआ भी है वैसे, ये रिस्पॉन्स है ओवर डैम्प जो स्टेबल है लेकिन स्लो है, स्लोली जा रहा है अपना स्टेडी स्टेट में। ये रिस्पॉन्स कौन समझाएगा मुझे, ये रिस्पॉन्स है आपके पास क्रिटिकल डैम्प, क्योंकि ये फौरन से अपना स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स अचीव कर रहा है। ये कौन सा रिस्पॉन्स है, ये कहलाता है आपके पास अंडर डैम्प। अंडर डैम्प का मतलब क्या है, अचानक से आ गया स्टेडी स्टेट में लेकिन वो शूट कर गया, यानी रैपिडली इनपुट को सस्टेन किया। मेरा माउस का कर्सर देखें, लेट्स सपोज ये इनपुट है, मेरा माउस के कर्सर पर थोड़ा सा ध्यान देगा, ये मेरा इनपुट आ गया, ठीक है। अब आउटपुट ने इनपुट को फॉलो किया या इस पॉइंट पे जहां मेरा माउस का जो कर्सर है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, लेकिन क्या हुआ, शूट कर गया, ठीक है, शूट कर गया। और उसके बाद क्या हुआ, वो डैम्प आउट हुआ। जैसे पता है अब शूट हुआ, कोई ना कोई एरर आएगा इसके अंदर शूट करने पे, तो वो एरर भी हम आगे एनालाइज करेंगे न्यूमेरिकल वगैरह में किस तरह निकालते हैं ये एरर। अब शूट करने के बाद वो अपना स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को अचीव कर रहा है, तो ये यहाँ पर जो वो डैम्प हो रहा है तो वो किसी एक पॉइंट पे सेटल होगा, तो यहाँ पर वो सेटल हो गया, तो ये कहलाता है आपके पास अंडर डैम्प केस, जिसमें आपके पास आउटपुट कुछ देर के लिए पीक पे चले जाते हैं, यानी शूट करे जाते हैं और फिर वो अपना स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स अचीव करता है, तो उसको बोलते हैं अंडर डैम्प, ठीक है। यानी आपका आउटपुट क्या हो रहा है, डैम्प आउट हो रहा है, सही। और इसकी इक्वेशन क्या है, सबको याद होनी चाहिए, क्या है, ए ई की पावर माइनस सिग्मा टी साइन ओमेगा डी टी प्लस साइन, देखा मैंने जाते जाते इसको मैंने रिकॉल करवा दिया, सही। मेरी वीडियो में आवाज़ स्लो आ रही है किसी का भी रिप्लाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ को सही से मैनेज करूँ, लेकिन अगर स्लो आ रही है तो मुझे बता दें, फिर मैं देखता हूँ। लेकिन चले फिर देख लें, फिर नेक्स्ट टाइम पे मैं माइक का थोड़ा और बंदोबस्त करूँगा। मैं माइक में तो पूरा यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो आवाज़ सही आ रही होती है, और मैं जब रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ तब भी सही होती है। तो चले फिर मैं काम करूँगा, थोड़ा सा इसको तेज़ बोलने की कोशिश करूँ, सही। तो फिलहाल तो मैं कहा था, हाँ सही। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपकी क्या बताएगी, ये इक्वेशन आपकी बताएगी आपका अंडर डैम रिस्पॉन्स। नहीं, अंडर डैम का कौन सा केस जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट आ रहे हैं, सही, उसको बोलते हैं अंडर डैम साइनसॉइडल फंक्शन, सही। कोई इशू तो नहीं है, ये समझ आ गया आपको। अच्छा, अब आते हैं केस 4 पे। केस 4 मेरा ये कहता है कि मेरे पास वही अंडर डैम केस है, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि आपका B1 0 है, यानी रियल पार्ट है ही नहीं, तभी इसको एक्चुअल डैम्पिंग रेशियो बोला गया है। एक्चुअल डैम्पिंग रेशियो में क्या बोला था, B1, ये रियल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा होता है असल में, सही है। दिखा भी देता हूँ, एक्चुअल डैम्पिंग रेशियो क्या था, B1 कुछ भी नहीं, आपका रियल पार्ट बता रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पहला वाला केस में क्या था, B1 छोटा था B1 बार से, तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ रही है, इसमें दोनों चीजें थी, B1 भी था B1 बार भी था। अब ट्विस्ट ये हुआ कि जीटा 0 हो गया, कैसे, B1 0 हो गया आपका, यानी रियल पार्ट है नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है इस बार आपके पास। तो उस केस में हमने वो केस भी अंडर डैम्प है, क्योंकि है तो कॉम्प्लेक्स केस, लेकिन उसका उसमें अगर हम इसको सॉल्व करने बैठोगे तो वो उसमें क्या होगा, कोई भी मेरे पास रियल पार्ट नहीं आ रहा होगा, ठीक है, प्लस माइनस जे ओमेगा एन, सही। कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू तो नहीं है। रूट्स क्या होंगे मेरे पास, जे ओमेगा एन, रूट्स क्या होंगे मेरे पास, जे ओमेगा एन, क्योंकि रियल पार्ट तो है नहीं ना, यानी सिग्मा वाला पार्ट ही नहीं है इसमें, लेकिन सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा एन, पहले क्या था, सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा एन, अब ये सिग्मा मतलब सिग्मा वाला पार्ट ही नहीं है आपके पास, रियल पार्ट ही नहीं है, तो प्लस माइनस जे ओमेगा डी हो गया, इसको मैंने जे ओमेगा एन कह दिया इस केस में, सही, थोड़ा चेंज करने के लिए। अब मुझे क्या निकालना है, वैल्यूज निकालनी है, जैसे पता मुझे, अब मैंने यहाँ से ना नेचुरल एक फ्रीक्वेंसी निकाल ली। देखिए असल में क्या है, मैं इस पूरे रूट्स वाले केसेस को ना दो चीजों में समराइज कर रहा हूँ, जीटा और ओमेगा एन में, यानी इस, अब क्या करूंगा मैं कि रूट्स को, यानी जब मैं ट्रांजिएंट रिस्पांस देख रहा हूँ तो दो चीजों के बिहाफ पे देख रहा हूँ, एक तो जीटा और एक आपका फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट ओमेगा एन, ये मैंने लिखा हुआ भी था यहाँ पर। ये अब मैंने आपको पहले समझाने था, अब समझा दूँ, ये आपका जीटा है
जो आपका ओमेगा एन है, यानी जीटा और ओमेगा एन में क्या कर रहा हूँ, आउटपुट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सही, ठीक है, समझा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी। पहले मैंने जीटा निकाला, पहले मैंने क्या निकाला था, जीटा निकाला था, याद है, ये रहा क्वेश्चन 7 में। अब मैं निकालूंगा ओमेगा एन मैंने, या इसका मतलब अब मैं पूरे सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रिस्पांस जो एनालाइज करूंगा वो सिर्फ दो चीजों पे करूंगा, एक तो उसका फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट और इसका रूट्स का रेशियो जीटा, बस ये दो चीजें देखूंगा। और मैंने यहाँ पर देखा क्या किया, अब इसका मतलब केस फॉर स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। केस फॉर स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आपके पास बेसिकली रूट्स की बिहाफ पे फ्रीक्वेंसी क्या है आउटपुट रिस्पांस की। तो वो किस तरह मिली आपको, इन दोनों को आपने ये कहाँ से आई, ये आपके पास यहाँ से आई, जो मैंने सपोज किया था ना सिस्टम, ये वाला, सही। तो यहाँ पर B1 जीरो हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा, जीरो। और मेरे पास फिर रूट्स किस में आ रहे होंगे, इसको वहां ले जाएं, माइनस में आ जाएगा, माइनस B0, यानी ये जीरो हो गया, तो एम स्क्वायर इज इक्वल माइनस B0 बाय B2। और जब मैं रूट लूंगा तो अंदर नेगेटिव आ जाएगा रूट्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जे अंडर रूट B0 बाय B2, वही लिखा हुआ मैंने। सही, कोई प्रॉब्लम है इसमें, सही है। ये आ गया आपके पास, यहाँ से मुझे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी पता चलेगी, ओमेगा एन इज इक्वल, यानी अब जैसी रूट्स पता चलेंगे मुझे, तो मुझे मतलब, अच्छा रूट्स रूट्स कह रहा हूँ, सॉरी, रूट्स के बाद में मैंने रूट्स का वर्ड यूज कर लिया। जैसे ही मुझे सिस्टम के कोफिशिएंट्स पता चलेंगे, जैसे कोफिशिएंट क्या है, लेट्स सपोज हमने जो एग्जांपल ली थी, मतलब अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं, लेट्स सपोज मैं इस एग्जांपल को देखूं, तो इसमें रूट्स, इसमें इसमें कौन बताएगा मुझे, इसमें B2 क्या है, A2, B1 क्या है, A1, B0 क्या है, A0। लेट्स सपोज 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 के लिए कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब भी मुझे इक्वेशन के कोफिशिएंट्स पता होंगे, पता ही होते हैं, तो गिवन होते हैं ना आपको, मतलब मैं अब किस तरह समझाऊं, एक से एग्जांपल लेता हूँ, मैं अभी इस एग्जांपल पे आता हूँ। लेट्स सपोज मुझे ये पता है, तो यहाँ पर एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1, तो बी टू क्या है, 1, B1 क्या है, 2, और B0 क्या है, 16। जब मुझे ये चीज़ें पता होंगी, जब यानी जब मुझे इक्वेशन गिवन होगी, तो उसके कोफिशिएंट्स को यूज करते हुए मैं इसका जीटा और ओमेगा ने प्रिडिक्ट करके बता दूंगा कि उसकी उस इक्वेशन की नेचर क्या है। कितना आसान हो गया मेरे लिए काम करना, बजाय इसके कि पूरा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता, फिर निकालता, फिर उसको यूज करता, एनालाइज करता। मैंने अपने लिए आसानी की कि मैंने एक खुद से एक पैरामीटर डिजाइन कर लिया अपने लिए, कि मैं सिंपल उनमें कोफिशिएंट्स की वैल्यू इंसर्ट करूंगा और मुझे नेचर पता चल जाएगी रूट्स की। सही, ये काम किया मैंने। अब मैंने यहाँ पर, अब मुझे निकालनी है जनरलाइज इक्वेशन ऑफ दी, अब मुझे जनरलाइज इक्वेशन निकालनी है जहां पर मेरे पास जीटा भी आ रहा होगा, ओमेगा भी आ रहा होगा। क्योंकि अब मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको मैं इसके फॉर्मूले से सॉल्व करता था, अब मैं सिंपल किसकी किसकी फॉर्म में कर रहा हूँ, जीटा और ओमेगा। बस ये ध्यान में रखना था। यानी मैं रिपीट करता हूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास जो थी, जिसको मैं एनालाइज कर रहा होता था इसके फॉर्मूले की बेस पे, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करता था, अब क्या करूंगा, उसको जीटा और ओमेगा में देखूंगा। मेरी बात समझ आ रही, सही, कोई मसला तो नहीं। अच्छा, मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 7 से थीटा की वैल्यू मुझे मिली थी, और इक्वेशन नंबर 11 से मुझे ओमेगा एन की वैल्यू पता चल गई, कोई इशू तो नहीं है। यानी अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जीटा ओमेगा एन में। तो अब मुझे इसका मतलब एक जनरलाइज इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना, जिसको मैं कंपेयर कराता हुआ अपनी अपनी गिवन इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। वही काम मैंने किया, ये क्वेश्चन मैंने निकाली, ये वही क्वेश्चन जो मैंने कंसीडर की थी, B2m² प्लस B1m प्लस B0, इक्वेशन 5 से निकाल ली मैंने। यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी आसानी के लिए जो एम स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है उसको इसी से डिवाइड कर, यानी उसी से डिवाइड नहीं, मतलब ये काम किया मैंने, मैं बताता हूँ। अब मैं इक्वेशन डिजाइन कर रहा हूँ जिसमें क्या आ रहा होगा, जीटा और ओमेगा एन। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने ये काम किया कि यहाँ पर जो B0 वाला पार्ट आ रहा है ना, उसको मैंने
वन कर दिया। वन कैसे करूंगा, उसको उसी से डिवाइड करने के बाद, तो मैंने पूरी इक्वेशन को यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसको तो करने से जीरो हो जाएगा, ये बी नॉट से डिवाइड करवा दिया। सही, तो बी नॉट से डिवाइड करवाया और इस बी टू को मैं नीचे ले गया। क्यों ले गया मैं, तो ये क्या हो गया बी नॉट बाई बी टू, क्यों ले गया, क्योंकि ये मुझे क्या देगा, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट देगा। मैंने अभी बताया कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे अब किस में चेंज करना है, जीटा ओमेगा एन में। तो अब मुझे जीटा और ओमेगा एन की एक्सप्रेशन इसमें अपनी गिवन इक्वेशन में लानी होंगी। तो मैं अब डेरिवेशन कर रहा हूँ बेसिकली। तो मैंने जनरलाइज इक्वेशन निकाली, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सही है, तो मैंने क्या किया, मुझे जीटा ओमेगा एन में क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने यार देखा कि अगर मैं इसको बी नॉट से डिवाइड करा दूं और फिर बी टू को नीचे भेजूं, बी नॉट और बी टू कर दूं, तो मुझे ओमेगा एन वाला पार्ट मिल जाएगा। क्या सिंपल क्या हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर। अब ये तो मुझे पता चल गया, बी वन बाई बी नॉट मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन अब मैं इसको किस तरह निकालूंगा, देख मुझे पता है जीटा किसके बराबर है, बी वन बाई टू अंडर बी नॉट बी टू, हमने ड्राइव ड्राइव किया था ऊपर। सही, ड्राइव कर चुके हैं। मैंने मुझे क्या निकालना है, बी वन बाई बी नॉट। तो मैंने क्या किया, इस बी वन बाई बी नॉट निकालना है, इस टू और इस अंडर बी टू को मैंने वहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, डिवाइड हो रहे हैं वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो गया, बी वन बाई अंडर बी नॉट, अभी भी थोड़ा सा रहता है, नहीं आया, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड पे बी नॉट अंडर बी नॉट से डिवाइड करवा दिया। सही, कोई इशू तो नहीं, कोई मसला। इसको करने से मुझे क्या मिल गया, मुझे रेशियो मिल गया बी वन बाई बी नॉट का मिल गया। ये कौन बताएगा किसके बराबर है, अंडर बी टू बाई बी नॉट किसके बराबर है, वन अपॉन ओमेगा एन के। क्यों, क्योंकि जब ओमेगा एन मेरे पास दिखाता हूँ, जब ओमेगा एन मेरे पास अंडर बी नॉट बाई बी टू के बराबर है, तो वन अपॉन ओमेगा एन किसके बराबर होगा, अंडर बी टू बाई बी नॉट। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, जब मैंने देखा यार यहाँ पर तो अंडर बी टू बाई बी नॉट आ रहा है, तो मैंने क्या किया, वन अपॉन ओमेगा एन कर दिया इसको, फिर मैंने इसको अंदर इसके पुट कर दिया। सही, पुट कर दिया, ये ओमेगा एन स्क्वायर हो जाएगा, ये कि टू जीटा बाई ओमेगा एन आ गया, एम प्लस वन। यहाँ मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको वहाँ भेज दिया, तो ये मेरे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसमें मेरे पास जीटा भी है ओमेगा एन भी है। यानी सिंपल, अब मैं जीटा ओमेगा एन की थ्रू मैं नेचर बता दूंगा रूट्स की क्या है, मुझे अब पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने लिए आसानी कर दी। सिंपल, जो भी मेरे पास इक्वेशन गिवन होंगी, लेट्स एग्जांपल से समझ, हर चीज़ एग्जांपल से समझ आती है दुनिया में। एग्जांपल मैंने इसी के लिए, अब मुझे कौन बताएगा इसकी इसकी नेचर क्या है रूट्स की। सिंपल, पहला तरीका ये था, अगर जिसने क्लास नहीं लिया आज की, तो पहला तो वो क्या करेगा, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला अप्लाई करेगा, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर वो पूरा सॉल्व करेगा, फिर रूट्स निकालेगा, यही करेगा जिसने ये क्लास नहीं ली। लेकिन जिसने अभी क्लास ली वो क्या करेगा, उस इक्वेशन में 15 को इस 16 के साथ कंपेयर करवाएगा, देखेगा तो टू जीटा ओमेगा एन किसके बराबर है, टू के, एम को एम के साथ कंपेयर करना है, टू जीटा ओमेगा एन किसके बराबर है, टू के, जीटा ओमेगा एन टू। और ओमेगा एन किसके बराबर होता है, अंडर बी नॉट बाय बी टू। तो यहाँ कुछ फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पता चल रहा है आपको, ओमेगा एन स्क्वायर किसके बराबर है, 16 के, ओमेगा एन किसके बराबर होगा, 4 के। मैंने फिर भी यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बी नॉट, अच्छा बी नॉट क्या है, बी नॉट कोफिशिएंट क्या है, गिवन है बी नॉट, ये बी टू है, ये बी वन है, बी नॉट क्या है 16, बी टू क्या है, वन, वन, वन कैसे, क्योंकि एम के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वन होता है। सही, 4 आ गया। और वैसे पता चल सकता है ओमेगा एन स्क्वायर किसके बराबर है, 16 के, 16 का अंडर रूट 4। बस मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ओमेगा एन को इसके अंदर पुट कर दिया, इसके इक्वेशन नंबर 17 में, तो मुझे जीटा पता चल गया। जीटा क्या आ रहा है मेरे पास, 1/4। जीटा क्या आ रहा है मेरे पास, 1/4। क्या है ये, ग्रेटर देन वन है, लेस देन वन, लेस देन वन। तो ये हमारा वो पोर्शन कवर हो गया जहाँ मैं नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट कर सकता। अभी ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स निकला नहीं है, ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स अभी निकला नहीं है, अभी सिर्फ उसका एक हमने सीढ़ी को क्रॉस किया है, अभी 2 सीढ़ियाँ और हैं इसकी, फिर हमें पता चलेगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स निकलता किस तरह है। अभी फिर फिलहाल हमने क्या काम किया, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को फाइंड आउट करने से पहले जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो कि रूट्स बताती थी आपको कि नेचर क्या है रूट्स की, यानी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो किस नेचर का है, वो अंडर टाइम में आया क्रिटिकल टाइम में आया वो ओवर टाइम पे, तो वो फाइंड आउट करने के लिए यानी उस कोऑर्डिनेट इक्वेशन की
तो कॉम्प्लेक्सिटी इससे बाहर आने के लिए हमने अपना एक फॉर्मूला ड्राइव किया, अपनी इक्वेशन ड्राइव की, जिसमें क्या आ रहा है, जीटा और ओमेगा एन। और जीटा ओमेगा एन को क्या बता रहे होंगे, जीटा और ओमेगा एन के थ्रू हमें रूट्स की नेचर पता चलेगी, रूट्स किस नेचर के हैं। तो ये इक्वेशन आपको याद करनी होगी, इसकी पूरी डेरिवेशन बता चुका हूँ, और डेरिवेशन पेपर में इंपॉर्टेंट है, आ सकती है, तो कोशिश करें डेरिवेशन देख लीजिएगा। फिलहाल नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं इसका थोड़ा सा और पार्ट कवर करूँगा कि ट्रांजेंस, अब मैं निकालूंगा ट्रांजिट स्टेट रिस्पॉन्स। सही, एक डेरिवेशन और करूंगा। अभी एक मैंने बोला दो सीढ़ियां, अभी एक सीढ़ी अब ये है कि टाइम कांस्टेंट देखेंगे हम। सही है, कि हम ये एनालाइज करेंगे कि जो आउटपुट मेरा ट्रांजिट स्टेट, जो स्टेडी यानी ट्रांजिट रिस्पॉन्स जो मेरा स्टेडी स्टेट में जा रहा है, उसका पीक टाइम क्या है, उसको किस तरह मैं कैलकुलेट करूंगा, उसका उस रिस्पॉन्स का टाइम कितना, कितने टाइम पे वो डैम्प आउट हो रहा है, कितने टाइम पे वो एनर्जी लूज कर डेसिपेट कर रहा है अपनी। तो इन सब का टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी एक जनरलाइज इक्वेशन बनाएंगे, और फिर हम जाएंगे अपने एग्जांपल्स में। ये बात समझ आ रही है? तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया ट्रांजिट स्टेट रिस्पॉन्स का। फिलहाल अभी यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर एक लेक्चर और अपलोड करूँगा, अभी काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटे का लेक्चर हो गया। तो फिलहाल इसको यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सही, तो कोई सवाल हो तो पूछ लेगा। आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, लेकिन कोशिश तो मेरी ये है कि आवाज़ पूरी आए। अभी देखें आगे और पार्ट भी है टाइम कॉन्स्टेंट, वो अभी बाद में देखते हैं। फिलहाल ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, हजम होने में टाइम लग गया, इसको बार बार देखिएगा, समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ भी लेगा। फिलहाल इसको यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।